चलिए, तो हर बुधवार को हम लेकर आते हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर महिलाओं के लिए खास पेशकश, जहां पर अगर आप एक गृहिणी हो या कामकाजी महिला हो, इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत आपको कैसे करनी चाहिए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स के पास होंगे। और आज महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हमारी सहायता करेंगी नसरीन मामा जी, CFP मनी वर्क फाइनेंशियल सर्विसेज। नसरीन, आपका स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और महिलाओं के साथ हम जुड़ेंगे एक एक करके। और विमेंस वेडनेसडे में हमारी पहली महिला दर्शक दीपा असनानी है। दीपा जी नमस्कार। दीपा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मनाशा जी? या हाय मनशा जी, हाय। आई एम सॉरी, गलत नाम ले लिया है। जी 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 मैम। कि इट इज फॉर लॉन्ग टर्म, 20 से 30 साल के लिए। ये इन्वेस्टमेंट मेरे पापा ने डिसाइड किया है कहाँ SIP। आपका चैनल देख के जी, आपका चैनल देख के। हेलो, हाँ जी जी जी। तो राइट, हाँ हाँ हाँ। मनशा, आप क्या करती हैं, कुछ बताइएगा अपने बारे में। और आपकी उम्र 24 साल की है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय MSc मास्टर्स। अभी मैंने खत्म किया है। और पापा ने यहाँ पर SIP वगैरह स्टार्ट किया है 2019 से। आपका चैनल देख के रेगुलर व्यूअर है मेरे डैडी। मेरे लिए और मेरी बहन दोनों के लिए पापा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उनका भी है और मम्मी का भी है। दैट्स वेरी नाइस। तो मनशा, आप आगे चल के क्या करना चाहती हैं, अपने करियर गोल्स के बारे में हमको कुछ बताएं। ओके, आई एम थिंकिंग of being an entrepreneur, but first I want to start working in a hospital clinical setup. हाँ। ओके। और अब आप जो इन्वेस्टमेंट आपके डैड आपके लिए कर रहे हैं, क्या आप उसे समझती हैं कि आप उसका ट्रैक रख पा रही हैं? जी जी, पापा से बात होते रहती है। इवन दो हम घर में नहीं रहते हैं, बट पापा से बात होते रहती कि कहाँ पर क्या करना है, कैसे पैसे बचाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। थोड़ा बहुत आइडिया है। आप शेयर बाजार को ट्रैक करती हैं? नॉट रियली। ओके। चलिए, तो आपके डैड ने आपके लिए जो फंड्स यहाँ पर इकट्ठा कर रखे हैं, एक तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा होमवर्क खुद करें। बहुत अच्छी बात है, देखिए मनशा, कि आपके डैड आपके लिए ये सब कर रहे हैं, बट आने वाले वक्त में आपको अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी होगी। अभी तो आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई है, आप अब जॉब करना शुरू करेंगी। जितना हो सके अपनी तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। तैयारी आप कैसे करेंगी? हमारा चैनल लगातार देखकर, पढ़ाई कर जो भी आपको समझ में आ रहा है शेयर मार्केट को लेकर, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, या जो फंड्स आपके पोर्टफोलियो में हैं, उन्हीं को अगर आप ट्रैक करना शुरू कर दें तो ये भी आपकी एक शुरुआत हो सकती है। तो पहला आपको काम करना होगा कि खुद अपने पोर्टफोलियो की बागडोर जिम्मेदारी अपने हाथ में लें। और अभी क्योंकि आपके पिताजी आपके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का एक गोल रखकर, वेल्थ क्रिएशन का गोल रखकर आपको इन्वेस्टमेंट आपके लिए कर रहे होंगे। आपको अपने लिए फाइनेंशियल गोल्स लाइंड अप करने हैं, क्योंकि अभी आप काम करना शुरू करेंगी मनशा। तो ऐसे में आपके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म बहुत सारे गोल्स होंगे। हो सकता है आपको आने वाले कुछ समय में गाड़ी खरीदनी हो, खुद का घर भी आप चाहती हो, है ना। छोटे मोटे बहुत सारे गोल्स होते हैं फाइनेंशियल, जिसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये शायद आपके डैड से बेहतर आप अपने लिए कर सकती हैं। तो इस पर भी आपको ज़रूर काम करना होगा। आपके पिताजी ने जो आपके लिए फंड्स इकट्ठा किए हैं वो बता देती हूँ मैं। HDFC का फ्लेक्सी कैप है, HDFC का मिड कैप है, HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स, ICICI का ब्लू चिप, मल्टी एसेट, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, SBI फोकस्ड और SBI स्मॉल कैप। ये कुछ फंड्स हैं और टोटल SIP अमाउंट मेरे ख्याल से 10,000 रुपये की है। तो आप क्योंकि मुझे सुन रही हैं, इस वक्त आप बात कर पा रही हैं मुझसे, आपने अपने लिए कुछ सोचा है फाइनेंशियल गोल्स के बारे में? As of yet, पापा ही सब डिसाइड करते हैं till now, but I really want to learn. यस, और आई थिंक बहुत अच्छी शुरुआत है ये, क्योंकि आपने हमें अपना सवाल भेजा और शुरुआत आपकी यहीं से होनी चाहिए। और कैसे आप अपने लिए फाइनेंशियल गोल्स लाइन अप कर सकती हैं, कैसे सीख सकती हैं, आई थिंक नसरीन बताएंगी आपको ये सब बातें। नसरीन? हाँ जी, तो कंग्रेचुलेशन मानशा कि आपने इंटरेस्ट लिया। आपके डैडी ने, आपके पिताजी ने आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की, लेकिन आप खुद को आगे बढ़ाना चाहते हो इस जर्नी में, तो उसके लिए मैं डेफिनेटली आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। फिलहाल आपके पास 9 म्यूचुअल फंड है अलग अलग सेक्टर्स में, और आपका करंट वैल्यू है अबाउट 4 लाख रुपीज, एंड आप निवेश कर रहे हो 10,000 रुपये महीना।
तो इस हिसाब से आपकी राशि जो 10 साल में आपको मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 45 लाख रुपीस, इफ हम कैलकुलेट करें कि आपकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 15% एनुअली। अभी वन कपल ऑफ चेंजेस हम सजेस्ट करना चाहेंगे आपके पोर्टफोलियो में। आप HDFC फ्लेक्सी कैप एंड UTI फ्लेक्सी कैप, 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, तो उसी लिए आप UTI से रिडीम करके जो भी आपकी रिडेम्पशन अमाउंट है अबाउट 26,000 रुपीज, वो आप HDFC फ्लेक्सी में री इन्वेस्ट कर दें। HDFC मिड कैप एंड SBI स्मॉल कैप आप कंटिन्यू करें। HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स हाइब्रिड फंड जो है 1,000 रुपीज, दैट आपको जरूरत नहीं है कंटिन्यू करने के लिए। आप जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें आप रिटायरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं या वेल्थ क्रिएशन प्लान में यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी जरूरत है नेक्स्ट 10 to 15 ईयर 35 इयर्स तक आप किसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जस्ट 1,000 रुपीज इन द HDFC रिटायरमेंट प्लान में नॉट मेक टू मच सेंस, तो आप उसको स्टॉप करके दूसरे जो इन्वेस्टमेंट्स में है आप वो ये 1,000 रुपीज 2 प्लान में 500 रुपीज आप जुड़ सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी आप कंटिन्यू करें, SBI फोकस इक्विटी आप कंटिन्यू करें। सो 2 ही रिकमेंडेशंस है। फ्लेक्सी कैप फंड आपको एक ही होना चाहिए, विच इज HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, एंड आपकी जो रिटायरमेंट फंड है आप उसको रोके और जो भी 500 रुपीज आप उसमें 1,000 रुपीज आप इन्वेस्ट करें। कोई भी 2 फंड में आप 500 रुपीज बढ़ा दीजिए या 5 फंड्स में आप 100 रुपीज बढ़ा दीजिए, आपकी कोई भी चॉइस ठीक रहेगी। लेकिन आपके पिताजी ने ये शुरू की है और आप 10,000 रुपया से SIP कर रहे हो, तो एक रिकमेंडेशन है कि आप हर साल SIP को 10% की स्टेप अप कीजिए। जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप एटलीस्ट मिनिमम 10% आपकी स्टेप अप SIP कीजिए, तो उस हिसाब से आपकी जो राशि आपको मिलेगी 10 साल के बाद वो 45 लाख रुपीज से अप्रोक्सीमेटली ज्यादा मिलेगी। ये भी एक्सपेक्टेड फिगर है बिकॉज मार्केट में अप डाउन होती रहती है, और आपको पता होगा ऑलरेडी आप 2-3 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वॉलेटिलिटी तो होएगी मार्केट में, और स्पेशली इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। बट आप सिस्टमैटिक करते जाओगे और फोकस और डिसिप्लिन से आपकी SIP करेंगे तो डेफिनेटली आपकी राशि काफी बढ़िया होगी। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको बहुत सारी बातें समझाई हैं, फंड्स पर भी सलाह दे दी है निसरीन ने। मंशा, कोई सवाल आपको पूछना है निसरीन को? नहीं, बस उतना ही। थैंक यू सो मच। चलिए, धन्यवाद अपना सवाल हमें देने के लिए। लेकिन निसरीन, क्योंकि हम महिलाओं के सवालों पर आज फोकस कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग आज हम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मंशा ऐसी पहली हमारी दर्शक नहीं है जो एक युवा है, अपनी पढ़ाई जस्ट ख़त्म की है और काफ़ी हद तक काफ़ी समय से इनके जो पेरेंट्स हैं, इनके जो मॉम डैड, या अधिकतर समय हमने देखा है कि माता पिता ही जो है बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर देते हैं। कहीं ना कहीं एक वो ट्रेनिंग का एस्पेक्ट है जो मिस हो जाता है, जहाँ पे माता पिता का एक धर्म बनता है कि वो अपने बच्चों को बचत के अलावा निवेश की भी सीख दें। हो सकता है वो सीख उनको दी जा रही हो, लेकिन इस लेवल तक आते आते बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को बताएं कि वो आप उनके लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस तरह की इन्वेस्टमेंट आपके पास है ना। तो मेरे ख्याल से ये एक सीख भी हो जाएगी बच्चों के लिए, और साथ ही बच्चों के ऊपर एक जिम्मेदारी भी डालना ज़रूरी हो जाएगा कि देखिए, हमको जितना करना था हमने कर लिया, अब आप जो है वर्किंग लाइफ में एंटर हो चुके हैं, अब अपनी लाइफ की बागडोर खुद संभाली, क्योंकि बच्चों को भी इंडिपेंडेंट करना ज़रूरी होगा। राइट निसरीन? एब्सोल्युटली। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मानशा के पेरेंट्स ने ऑलरेडी उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर दी है और उनके हाथ में ये सौंप दिया है कि आपके ये अभी तक ये आपकी राशि है और यहाँ से आपको खुद बढ़ना है। और स्पेशली लड़की लोग के लिए, वुमेन जेंडर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बिकॉज कभी ना कभी हम मैटरनिटी लीव लेते हैं या कभी कभी हम एल्डर पेरेंट्स की सहायता के लिए, उनकी देखभाल के लिए हमें बैकसीट करना पड़ता है अपने खुद की करियर्स के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है कि औरतों को घर की जरूरत पूरी करने के लिए कभी कभी अपनी करियर में फ्यू इयर्स के लिए हम सबैटिकल लेते हैं। तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी खुद की कॉर्पस हो, आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट्स हो, जहां से आप फिर
जब भी आपको आपकी जरूरत हो, आप ड्रॉ कर सके। तो आपकी जो सैलरी है जो आज के जमाने में आप कमा सकते हैं, एटलीस्ट 50-60% आप घर बैठे भी आप विड्रॉ करके आपको कुछ हाथ में आएगा कि आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, फैमिली के लिए या घर चलाने के लिए कुछ भी जरूरत हो सकती है। तो इसीलिए इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर यंगर वुमेन। तो आपने ऑलरेडी शुरू कर दी है मानशा, और ये स्टोरी काफी बहुत सारे लड़की लोग 24 to 25, 26 एज की उम्र से जो शादी नहीं की है अभी, पेरेंट्स के साथ रहते हैं और वो बचत कर सकते हैं बिकॉज उनकी सैलरी है, एक्सपेंसेस कम है एट दिस टाइम। तो आपकी जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है आप उसको बढ़ा सकते हो, और ये आप फ्यूचर सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंसेस के लिए, आप फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के लिए भी आप ये आपकी बचत कर सकते हो और आपकी निवेश कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप ये वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है ये फॉर यंग वुमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और YouTube पर भी बहुत महिला दर्शक हमें देखती हैं नसरीन, और ऐसे में हमारी दर्शक जो हैं दीपा असनानी, उन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। इनकी उम्र 40 साल की है और 5 साल में इनको चाहिए 10 लाख रुपए। किस फंड में इनको SIP करनी चाहिए? पहला निवेश इनका जो है वो होने वाला है म्यूचुअल फंड के ज़रिए, और इससे पहले उन्होंने कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है। दीपा अगर मेरे साथ फ़ोन लाइन पर होती तो हम इनको और भी गाइड कर पाते। 5 साल का समय और 10 लाख रुपए, इससे पहले कभी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया है। हालांकि शेयर बाजार को कितना समझती हैं उसकी जानकारी मेरे पास नहीं होगी नसरीन, लेकिन 40 साल की उम्र में शेयर बाजार में ये प्रवेश करना चाह रही है। मेरे ख्याल से ये एक सवाल जेंडर स्पेसिफिक सवाल नहीं है, बिकॉज एज एन इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो एज अ प्रोसेस ये जेंडर स्पेसिफिक प्रोसेस होता नहीं है। महिलाओं के, पुरुषों के भी जो लक्ष्य होते हैं, जो गोल्स होते हैं, वो काफ़ी हद तक सिमिलर ही होते हैं। लेकिन किसी भी शख्स का, महिला हो या पुरुष हो, नसरीन 40 साल की उम्र में आप एक गोल लेकर आते हैं, किस हद तक उसके पूरे होने की संभावना होती है? आई एम श्योर वो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। बहुत सारे लोग 40 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, जब उनके पास 10 या 13 साल होते हैं अपने रिटायरमेंट के। यहाँ पर तो इनका लक्ष्य 5 साल में 10 लाख रुपए इकट्ठा करने का है। हालांकि कितनी SIP करेंगे उसकी जानकारी हमें नहीं दी है, लेकिन ओवरऑल मुझे ये एज ब्रैकेट का सवाल पूछना है। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन जितना लेट शुरू करेंगे वो कितना नुकसानदेह हो सकता है और कितना ज़्यादा फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो कविता जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट की है, जिस इज द टेन्योर और द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी आपकी टेन्योर या पीरियड ज्यादा हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके लिए मैजिक क्रिएट कर सकती है, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है मंथली वो कम से कम 1000 रुपीज भी हो सकती है। बिकॉज आप सपोज साल में शुरू करें तो द अर्लियर यू इन्वेस्ट ऑलवेज द बेटर फॉर यू, बिकॉज आपकी टेन्योर आपको आपकी गोल की तरह इजिली और ग्रेजुअली ले जा सकती है। अभी उन्होंने 40 इयर्स में शुरू की है, इसीलिए मैं आपको कंग्रेचुलेट करती हूँ कि एटलीस्ट अभी भी आपको ये महसूस हुआ कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो बेटर लेट देन एवर ऑलवेज इज गुड एडवाइस फॉर इन्वेस्टर्स। एंड आपने 30 साल की उम्र में या 20 साल में की उम्र में शुरू किया होता तो आपकी SIP कम होती। आपकी जो फिगर आपको आपकी गोल है कि 5 साल में मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, और आपकी कुछ जरूरत होगी, आई एम श्योर कि आपको आपकी कुछ गोल होगी, शायद आपको हाउस खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, कुछ फॉरेन विजिट जाना है। तो आपकी गोल है 10 साल के बाद, 5 साल के बाद मुझे 10 लाख रुपया चाहिए। इसके लिए आपकी SIP अमाउंट होनी चाहिए आज 12,500, 12,500 रुपीज। और ये फिगर हमने कैलकुलेट किया है कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न, ईयरली रिटर्न जो है आपको 12% मिलेगी। तो आपको 12% मिलेगी तो आपकी जो SIP फिगर है 12,500 रुपीज है। हम आपको 3 फंड की सलाह देते हैं। ICICI Prudential लार्ज एंड मिड कैप फंड 4,500 रुपीज, Nippon Motilal Oswal Mid Cap Fund 4,000 rupees, and Nippon India Small Cap Fund 4,000 rupees. So 12,500 rupees 3 फंड को हमने आपको एडवाइस दिया है लेने के लिए। और डेफिनेटली आप अर्लियर शुरू करती तो आपकी SIP फिगर 5,000 रुपीज होती। ओके, तो यही है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, बिकॉज आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जैसे मिलता है,
यहाँ भी आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन आपके प्रॉफिट के ऊपर जुड़ता है। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होती है और ये हम कहते हैं कि एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। और रुपी का स्टार्टिंग अर्ली इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इन्वेस्टमेंट जर्नी, बिकॉज ये आपको ये एक फिलिप देता है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को। आपके अमाउंट्स कम हो सकती है, लेकिन आपने 40 इयर्स में शुरू किया है, वो भी अच्छी बात है, बिकॉज अभी भी आप वर्किंग इंडिविजुअल होगे तो आपके पास 20 साल है कमाने के लिए और सेव करने के लिए। और ये नेक्स्ट 20 इयर्स आई एम श्योर कि आप बहुत इंपॉर्टेंटली और ये आप 20 इयर्स इस्तेमाल करेंगी इन अ वेरी सिस्टमैटिक, इन अ वेरी डेडिकेटेड वे। तो आपने ये शुरू किया है, एनी एज इज अ गुड एज, एंड कंग्रेचुलेशंस कि आपने 40 इयर्स में भी आपको ये महसूस हुआ और आपने ये प्लान शुरू की। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये 3 फंड्स के नेम है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ये फोन लाइन पर हमारे साथ दीपा है नहीं, वरना हम थोड़ा सा और विस्तार से इनकी प्लानिंग कर पाते। और जब दर्शक लाइन पर होते हैं तो और भी सारे एस्पेक्ट्स निखर कर आते हैं, पहलू निखर कर आते हैं। बहरहाल कौशिकी डे हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैम, गुड आफ्टरनून। जी सर, गुड आफ्टरनून। हम किसी महिला दर्शक की आवाज को एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक्चुअली मेरा वाइफ का तरफ से मैं बात कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मेरा ऑफिस गया हुआ है, तो अच्छा। बात कर रहा हूँ। क्या नाम है? अच्छा, आपकी वाइफ का नाम कौशिकी है? मेरा वाइफ का नाम है तुआ दे। अच्छा, तो आपने उनके लिए इन्वेस्टमेंट किया है? हाँ। उसके लिए नहीं, अच्छा। ये मेरा गोल है, मेरा डॉटर के लिए। तो अच्छा, आपकी बेटी के लिए मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए था। ठीक है, आप बेटी की पढ़ाई के लिए आपको इन्वेस्ट करना है ना? कितने इयर्स का टारगेट है सर ये? और उसका फ्यूचर के लिए भी, बाद में मैरिज के लिए भी। तो मेरा गोल तो है ऐसे ही 15 इयर्स का। हाँ, ओके। चलिए, 15 साल का आपका गोल है। एसबीआई इक्विटी, एक्सिस का ब्लू चिप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई कंजम्पशन, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, एसबीआई ब्लू चिप, ये हैं आपके फंड्स जो आपने इकट्ठा कर रखे हैं। 15 इयर्स में कितना आपको कॉर्पस इकट्ठा करना होगा? मेरे को एक्चुअली 1.5 करोड़ तक है। और भी मेरा फंड्स है, जैसा सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ, ये भी दोनों में साथ में चला रहा हूँ। ठीक है, सुकन्या समृद्धि भी है आपका। ठीक है, बढ़िया है। बताते हैं आपकी बेटी के लिए, उसके एजुकेशन के लिए जो आप फंड इकट्ठा करना चाहते हैं, वो कब कितना अचीव हो पाएगा, बताइए निसरीन। तो उनकी फंड्स काफी अच्छी है। ही इज गॉट अ वेरी गुड एसेट एलोकेशन। एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी आप 15 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके बदले में आप एसबीआई कॉन्ट्रा कर सकते हैं। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में 65% इक्विटीज है एंड 35% बॉन्ड्स है। तो यहाँ आप पैसे को वो 35% भी आप बेटर यूज कर सकते हो 100% इक्विटी फंड में। तो आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप ये स्विच कर दीजिए। एक्सिस ब्लू चिप है, वहां आप उसको रोक के आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये भी लार्ज कैप फंड है, सिमिलर रिस्क प्रोफाइल है, सिर्फ एक स्विच है, एक्सिस से बंद करके आईसीआईसीआई ब्लू में स्टार्ट कर दीजिए। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी है, वो आप स्टॉप करके निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में शुरू कर दीजिए। एसबीआई कंजम्पशन अपॉर्चुनिटी है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप है, वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। और एसबीआई ब्लू चिप फंड है, वो आप स्टॉप करके आईसीआईसीआई ब्लू में शुरू कर सकते हो। तो 2 ब्लू चिप फंड है आपके पास, एक्सिस एंड एसबीआई। दोनों को रोक के आप एक ही फंड शुरू कीजिए, विच इज आईसीआईसीआई ब्लू चिप। प्लस हमने नोटिस किया है कि सब आपके फंड एसबीआई एएमसी में है। तो आई एम श्योर कि आप कतार में रहते हो, शायद वहां आपको ये एडवाइस दी गई होगी कि देयर इज ओनली वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, पर थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन आप करें एसेट मैनेजमेंट कंपनी में भी, तो आपको अलग अलग फंड मैनेजर्स के साथ काम करना, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसीलिए आप निप्पॉन एंड आईसीआईसीआई को भी इंक्लूड कर दीजिए। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड को आप स्टॉप करके आप ऑल्सो एक मल्टी एसेट फंड को स्टार्ट कर सकते हो। आप डीएसपी मल्टी एसेट फंड को भी शुरू कर सकते हो। उसमें बॉन्ड्स होंगे, इक्विटी होगी, और कमोडिटीज के हिसाब से गोल्ड एंड सिल्वर के भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
तो एक सजेशन है कि आप इक्विटी हाइब्रिड फंड को स्टॉप करके एक मल्टी एसेट फंड को शुरू कर दीजिए, और दूसरे एएमसी के साथ तो आप इधर डीएसपी या बंधन आइदर ऑफ देम में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपकी क्वाइट कंप्लीट है आपकी एसेट एलोकेशन, एंड आप डेफिनेटली अपने सुकन्या समृद्धि भी ली है, तो दैट इज ऑल्सो आपकी बेटी के लिए आपको काम आएगी। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी गोल्स आप अचीव कर सके। चलिए, काफ़ी विस्तार से आपने प्लानिंग बताई है और देखिए बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही अहम लक्ष्य होता है, और निसरीन जैसा कि आपने समझाया भी है कि आपको इन्फ्लेशन को काउंटर करके थोड़ा सा लक्ष्य को रिवैम्प और रीलू करने की ज़रूरत है। और कोई सवाल डे साहब आपको पूछना है अपनी बेटी के लिए? जी मैम, नहीं जी, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। वेरी मच। एक्चुअली मैं आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे जी, को। धन्यवाद सर, धन्यवाद शो देखने के लिए, धन्यवाद सर, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए मंजू मोहन जी का मैं सवाल लूँगी, और निसरीन, इनको इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना है, और सवाल यही है कि इमरजेंसी फ़ंड जब क्रिएट करना हो तो क्या फ़िक्स डिपॉजिट के ज़रिए क्रिएट करना चाहिए या और कोई ज़रिया है? बहुत इंपॉर्टेंट सा स्टेप है ये फाइनेंशियल प्लानिंग में, शायद पहला स्टेप होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, जहाँ पे लोग अक्सर मार खा जाते हैं क्योंकि कोई महत्व समझ नहीं पाता है कंटिजेंसी इमरजेंसी फ़ंड बनाने का। सबको लगता है कि उनके सेविंग्स में पैसे पड़े हुए हैं, सोना है उनके पास, तो उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा मौजूद है। लेकिन एक अलग से रणनीति भी होती है इमरजेंसी फ़ंड की, जहाँ पर कुछ महीने की सैलरी आप इकट्ठा कर सकते हैं, खर्चे वगैरह भी अगर आपके कुछ हैं तो उसको रख सकते हैं बटोर कर। तो बहरहाल निसरीन, इनको इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करने के ऊपर जानकारी चाहिए। टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं जिस भी तरह का निवेश का विकल्प वो चुनते हैं इमरजेंसी फ़ंड को क्रिएट करने के लिए। 3,000 रुपये की SIP भी करनी है 10 साल के लिए, और कोई गोल नहीं है, नए इन्वेस्टर हैं, और इसके अलावा अपनी SIP को बढ़ा भी सकते हैं, और LIC जीवन इन्होंने जो है अपने लिए ले रखी है, और लिक्विडिटी भी चाहिए इनको अपने इन्वेस्टमेंट से, और साथ ही रिटर्न भी बेटर चाहिए बचत खाते से। तो अगर इन्वेस्टमेंट की रणनीति बना रहे हैं तो ऑब्वियसली बचत खाते से ज़्यादा रिटर्न आपको मिलना चाहिए, इनफैक्ट महंगाई से भी ज़्यादा रिटर्न आपको मिलना चाहिए, ये आपका उद्देश्य होता है। तो एक सवाल, लेकिन बहुत सारे एंगल्स हैं इसमें, जहाँ पर मेरे ख्याल से एक आम दर्शक जिसने सवाल नहीं भी भेजा होगा रिलेट कर पाएंगे। और मंजू जी, आपकी मैं तारीफ़ करती हूँ कि आपने ये सवाल, धन्यवाद भी करती हूँ कि ये सवाल आपने हमें भेजा है। तो विस्तार से हम समझते हैं। सबसे पहले एक इमरजेंसी फ़ंड का कॉन्सेप्ट है, जो मंजू जी हो या कोई भी और दर्शक हो हमारा, निसरीन, ये इम्पॉर्टेंट लर्निंग है जो समझना ज़रूरी है। डेफिनेटली, सो कांग्रेचुलेशंस मंजू जी के आपने ये क्वेश्चन पोस्ट किया, बिकॉज ये क्वेश्चन इमरजेंसी फंड्स का एक्चुअली जेनेरिक है और काफी व्यूअर्स इस सवाल से बेनिफिट हो सकते हैं। सो पहली जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको इन्फ्लेशन या वेरी क्लोज टू इन्फ्लेशन रिटर्न्स मिलेगी। तो आप आप चल रहे हो, लेकिन आप ट्रेडमिल पे चल रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप पॉइंट ए पे है तो आपको पॉइंट बी, सी, डी एंड फाइनली जेड पे पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको थोड़ी सी रिस्क भी लेनी पड़ेगी, करेक्ट, बिकॉज नो रिस्क नो रिटर्न। तो एफडीज में आप जरूर इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपकी जो इन्फ्लेशन है आज के दिन में, सपोज 5 to 6% इन्फ्लेशन है, और आपकी एफडी रिटर्न्स है अबाउट 6%, 7%। गोइंग फॉरवर्ड्स एफडी रिटर्न्स नीचे आने वाली है। तो आपको एफडीज में इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न, रियल रिटर्न जो हम कहते हैं, रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन, इसकी आवश्यकता है ही नहीं, बिकॉज आपकी रियल रिटर्न क्लोज टू 0 हो जाएगी। सेकेंडली, आपने टैक्स की भी क्वेश्चन पोस्ट किए है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिक्स डिपॉजिट्स में आपको हर साल इंटरेस्ट पे आपको टैक्स लगेगा। मुझे पता नहीं है कि आप कौन से इनकम टैक्स ब्रैकेट में हो, लेकिन आपके मार्जिनल रिटर्न टैक्स रेट पे आपको एफडी इंटरेस्ट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स में जब भी आप रिडीम करो, आप प्रॉफिट रियलाइज करो, तभी ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा। सेकेंडली क्या है कि आप एफडीज में इन्वेस्ट करेंगे और आपकी कुछ इमरजेंसी होगी, सपोज आपकी एफडी 100,000 1 लाख रुपीस की होगी और आपको जरूरत है 25,000 रुपीस की, तो इसके लिए आपको पूरी एफडी तोड़नी पड़ेगी और सिर्फ
25,000 के लिए पूरी 1 लाख की एफडी टूटनी पड़ेगी। फिक्स म्यूचुअल फंड्स में आपकी जरूरत के हिसाब से आप रिडीम कर सकते हो। तो इट पार्शियल रिडेम्पशन इज आल्सो पॉसिबल in mutual funds but not in fixed deposits. Fixed deposits will be taxed at 10% if an interest is exceeding 40,000 rupees per year, but in mutual funds up to 100,000 rupees of gain आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है 15%। तो ये थोड़ी बारीकी है विच आपने टैक्स के बारे में पूछा है, तो हमने बताया कि ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा है। अभी आप कौन से फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं इमरजेंसी फंड्स के लिए? नॉर्मली हम इमरजेंसी फंड्स 6 महीने के एक्सपेंसेस गिने जाते हैं, तो जो भी आपके एक्सपेंसेस है 6 मंथ्स को, वो इमरजेंसी फंड हो सकता है। और ये इमरजेंसी कभी आ सकती है आपको मेडिकल रीजन के लिए, जॉब लॉस के लिए, जॉब रिलोकेशन के लिए। दीज आर द रीजंस को मोस्टली मेडिकल रीजंस होते हैं जहां इमरजेंसीज होती है, या जॉब के कनेक्शन में आपको इमरजेंसी हो सकती है। तो 6 महीने के जो भी आपके एक्सपेंसेस है, ये अमाउंट आप एक इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो फंड में आप सजेस्ट करूंगी वो इक्विटी सेविंग्स फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग्स फंड, जिसमें अबाउट 10 to 15% इक्विटी है, 40 to 50% आर्बिट्राज फंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और बाकी जो अमाउंट है 35% वो फिक्स्ड इनकम या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ आपकी सेफ्टी कंपोनेंट बहुत ज्यादा रहेगी, और आपकी जो इंटरेस्ट एक्सपेक्टेशन है या रिटर्न एक्सपेक्टेशन है विल बी बिटवीन 8 to 10%। तो आपको एफडी से थोड़ा ज्यादा उम्मीद होगी कि आप कमा सके कैपिटल अप्रिसिएशन या ग्रोथ की तरफ से। ऑल्सो आपकी टैक्स कम होगी, बिकॉज 1 साल के बाद आप रिडीम करेंगे तो 1 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लागू होगा, और उसके बाद 10% कैपिटल गेन टैक्स है फॉर लॉन्ग टर्म रिडेम्पशंस। आपको 3,000 रुपए महीने में हाँ, तो एक सवाल मुझे ये जानना था निस्रीन, अभी ये 3,000 रुपए एसआईपी करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये क्लैरिटी नहीं है कि ये एसआईपी अलग इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहते हैं या एसआईपी इमरजेंसी फंड के लिए ही बात कर रहे हैं, क्योंकि एसआईपी भी की जा सकती है। बहुत सारे लोग, क्योंकि निस्रीन ये सोच रहे होंगे कि शायद आपके पास बहुत रकम होनी चाहिए तब जाके ही आप इमरजेंसी फंड का पैसा कहीं पार्किंग कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एसआईपी के जरिए भी इमरजेंसी फंड क्रिएट किया जा सकता है। जो निवेश के विकल्प बताए हैं निस्रीन ने, जहाँ पर आप पैसे लगा सकते हैं, उसमें आप लमसम भी डाल सकते हैं, उसमें आप एसआईपी भी डाल सकते हैं। तो जो हमारी दर्शक हैं मंजू, उनको एसआईपी इमरजेंसी फंड में करनी है या नॉर्मल फंड में करनी है हमें नहीं पता, लेकिन बहरहाल अगर इमरजेंसी फंड में करनी है तो आपको विकल्प और ऑप्शंस बता दिए हैं, नाम बता दिए निस्रीन ने। अब निस्रीन ये बताएं कि अगर इमरजेंसी फंड के अलावा कहीं पैसे लगाने हैं ना, तो कहाँ लगाए जा सकते हैं, किन फंड में लगाए जा सकते हैं? तो उनकी अबाउट अप्रोक्सीमेटली 10 years की टेन्योर है, तो उसके लिए हम निपॉन इंडिया मल्टी कैप 1,500 रुपीज सजेस्ट करते हैं। आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी 1,500 रुपीज सजेस्ट करते हैं। तो 3,000 रुपए जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम द इमरजेंसी फंड, ये आप डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। ऑल्सो इमरजेंसी फंड में मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। सपोज आपको 1 ही महीने के लिए पैसे इन्वेस्ट करना हो, आपको लगे कि 1 महीने के बाद मुझे पैसे चाहिए, तो कोटक आर्बिट्राज फंड बहुत गुड सजेशन है फॉर 1 month। एनीथिंग फॉर 1 year आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी सेविंग्स फंड। एंड इफ आपकी जरूरत होगी 3 साल के बाद या 1 to 3 years के बीच में, तो हमने एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड की सजेशन दी है। ऑल दीज 3 फंड्स फॉर इमरजेंसी प्लानिंग, आप एसआईपी के जरिए भी आप 6 महीने को जो इमरजेंसी एक्सपेंसेस है वो आप लमसम कीजिए, और लमसम आपके पास ना हो तो आप इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू एसआईपी। इसके बावजूद आपको 3,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो 2 फंड के नेम्स दिए हैं, 1,500 रुपया ईच, निपॉन स्मॉल कैप एंड आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज। तो मैंने आपको कंप्लीट होलिस्टिक पिक्चर दिया है इमरजेंसी फंड प्लानिंग के लिए 1 month, 1 year, 3 years, as well as regular 10 year SIP आपको करना हो, उसकी भी हमने 2 सजेशंस दी है। तो आई होप कि आपको ये रिस्पॉन्स कंप्लीटली अंडरस्टैंड आप कर चुके होंगे, और आपको कुछ और सवाल हो तो डेफिनेटली आप रीच आउट कर सकते हैं हमें।
राइट, बहुत खूब। काफ़ी विस्तार से आपने तमाम पहलुओं पे बात की है। रेनू प्रसाद हमारी एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं यूट्यूब से। नसरीन, आपके पास भी होगा, देखिए इनका सवाल। और ये कह रही हैं कि 12 साल में इनको इकट्ठा करने हैं 1.5 करोड़। अच्छा नसरीन, आज अच्छी बात ये है कि सभी जो इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने अपने लिए एक टाइमलाइन जो है इन्वेस्टमेंट की वो तय कर रखी है ना। बीच में हमने एक सवाल देखा जहाँ पे 5 साल का टाइम होराइजन था, अभी हम देख रहे हैं 10 से 15 साल। तो कहीं ना कहीं ये बात इसको दर्शाता है कि महिलाओं में जागरूकता आने लग गई है कि इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी के लिए आपको कुछ चीज़ें तय करनी होती हैं, जैसे कि आप अपने लिए कॉर्पस डिसाइड कर लीजिए, आप अपने लिए टाइम होराइजन डिसाइड कर लीजिए। म्यूचुअल फंड के ज़रिए आप शेयर बाज़ार में भी पैसे लगा सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी जागरूकता का एक पहलू है, अंडरस्टैंडिंग का एक एग्जाम्पल है जो हमें आज के सवालों के ज़रिए कम से कम समझ में आ रहा है। तो अच्छा लगता है नसरीन जब आप और हम जैसे लोग जब इस तरह की कोई पहल छेड़ते हैं और ऐसी एडवांस और तरह के क्वेश्चंस आने लगते हैं, तो समझ में आता है कि अच्छा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेहनत जो है वो शायद रंग ला रही है। बहरहाल रेनू का सवाल मैं लेती हूँ। और इन्होंने जो है पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, क्वांट का स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसीआई ब्लू चिप लिया हुआ है और 20,000 की SIP कर रही हैं 4 फंड्स में, और 12 साल में इनको इकट्ठा करने हैं 1.5 करोड़। बताइए। तो रेणु जी, आपके बहुत अच्छा लक्ष्य चुना है अपने खुद के लिए कि आपको होम परचेज करना है। 1.5 करोड़ आपकी उम्मीद है कि आप कलेक्ट कर सके। आपकी टाइम फ्रेम है 12 साल। तो डेफिनेटली मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा लक्ष्य चुना है आपके लिए। हम पूरी उम्मीद और दुआ करते हैं कि आपको ये आपके लक्ष्य मिल जाए। 20,000 रुपीज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फिलहाल, वो आपकी एसेट एलोकेशन बहुत सही है। आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एंड आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड, ये चारों फंड में आप फिलहाल 5,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको 5,000 रुपीज बढ़ाना है तो यहाँ आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड में एक्स्ट्रा 5,000 SIP कर सकते हो। सिंस आपको फिलहाल आप 25,000 रुपीज SIP करेंगे तो आपको जो अचीव कर पाएंगे आपकी राशि वो है अबाउट 1 करोड़ रुपीज। इफ हम कैलकुलेट करें कि IP आपकी जो कैगर है, कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आपको 15% मिले तो आपकी राशि 12 साल के बाद 1 करोड़ रुपीज होगी। सो इसके लिए आपको आपकी SIP इंक्रीज करनी पड़ेगी एटलीस्ट 12,500 रुपया, 12,500 रुपीज एडिशनल SIP करने की आपको जरूरत है। या आप ये ना कर पाए तो आप एवरी ईयर SIP स्टेप अप कर दीजिए 10%। ओके, तो आप इस साल से आप 25,000 रुपीज कर रहे हो, एवरी ईयर आप धीरे से 10% इंक्रीज करने की आप कोशिश कीजिए। इफ पॉसिबल आप फुल अमाउंट साथ में करने की कोशिश कीजिए। 12,500 जो एडिशनल SIP है, 50 लाख रुपीज आप शॉर्ट पड़ रहे हो आपकी गोल के लिए, तो उसमें आपके पास 2 चॉइसेस है। आप SIP फिलहाल इमीडिएटली से बढ़ा दीजिए या आप कर दीजिए जस्ट सो दैट आपकी SIP या आपकी 1.5 करोड़ आप ये लक्ष्य को आप अचीव कर सके। एवरी 3 years आप रिव्यू कर दीजिए, बिकॉज 12 साल भी काफी दूर है, तो 2-3 साल में आप रिव्यू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको ये 15% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट अचीव कर रहे हो या नहीं। तो आपको स्लाइटली मॉनिटर करना पड़ेगा आपका गोल, बिकॉज 12 years काफी लंबा समय भी नहीं है घर परचेज के लिए और काफी शॉर्ट समय भी नहीं है आपके SIPs के लिए। तो आप केयरफुली मॉनिटर करिए, आपकी रिव्यूज 3-3 साल में करिए टू मेक श्योर कि आप ऑन ट्रैक है, और इफ पॉसिबल आप SIP बढ़ा दीजिए एटलीस्ट स्टेप अप के जरिए। चलिए नसरीन, मेरे ख्याल से सवाल हमारे इसी के साथ यहीं पे ख़त्म होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विमेंस वेडनेसडे की हमारी इस पेशकश में आपने शिरकत की, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। झटपट एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद साइबर सिक्योरिटी और आपके क्रेडिट कार्ड की सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। In association with MDF, strong